देवांश काफी देर तक सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन जानवी की चूड़ियों की आवाज से वो सो नहीं पा रहा था। आखिर में वो उठा और ड्रॉअर में से कुछ ढूंढने लगा। काफी ढूंढने के बाद उसे वो चीज मिल गई और उसे लेकर वो जानवी की तरफ बढ़ने लगा। जानवी उसे ही देख रही थी। उसे खुद के पास आते देख जानवी की सांसें बढ़ने लगी। देवांश एकदम जानवी के पास आया और उसके दोनों हाथ को एक हाथ से पकड़ा और फिर अपने दूसरे हाथ से एक धागा निकाला। उसने जानवी के दोनों हाथ की सारी चूड़ियां एक धागे से बांध दी। जानवी हैरान थी, उसे देखती ही रह गई। देवांश ने उसे देखते हुए कहा, अब अगर थोड़ा सा भी शोर किया तो तुम्हें इस रूम से बाहर निकाल दूंगा। इतना कहकर वो आकर बेड पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। जानवी ने भी उसे गुस्से से देखा और बोली, मुझे इरिटेशन हो रही है इससे, और मुझे इरिटेशन हो रही है इनकी आवाज से। अब अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं रखा तो तुम्हारे इस मुंह को भी बांध दूंगा। जानवी ने भी चिढ़ते हुए जवाब दिया, अच्छा, मेरा मुंह है, मेरी जब मर्जी होगी मैं तब बोलूंगी, और ये रूम मेरा है, मेरी जब मर्जी होगी तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। जानवी ने खींचते हुए जवाब दिया, कर सकता हूँ, अगर तुम्हें इस रूम में ला सकता हूँ तो बाहर भी निकाल सकता हूँ। अब दोबारा तुम्हारी आवाज आई तो यकीनन ऐसा करना ही पड़ेगा। उसकी बात सुनकर जानवी चुप हो गई। वो सोफे पर वैसे ही बैठी रही और इंतजार करने लगी कि कब देवांश को नींद आए। पर नींद तो जैसे देवांश की लाइफ से गेट आउट ही हो चुकी थी। अब तो वेट करते करते जानवी को भी नींद आने लगी थी। उसे एकदम से नींद में झटका लगा तो उसकी आंख खुली। उसने नजर उठाकर देखा तो देवांश सो चुका था। वो दबे पैर वॉशरूम में गई और कुछ ढूंढने लगी, लेकिन उसे ऐसी कोई चीज नहीं मिल रही थी जिससे वो अपने हाथों को खोल सके। उसने सामने विंडो पर कांच देखा तो वहां चली गई और कांच के किनारे से उस धागे को रगड़ने लगी। रगड़ के टाइम उसके हाथों में कांच लग रहा था, लेकिन फिलहाल उसे सिर्फ और सिर्फ वो धागा खोलना था तो उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन धागा तो जैसे एकदम देवांश जैसा ही मजबूत था, जो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन जानवी भी उसे कांच पर रगड़ती ही रही। फिर एकदम से वो कांच उसके हाथ में बुरी तरह से लग गया, जिससे उसकी चीख निकल गई और खून बहने लगा। उसकी चीख सुनकर देवांश की नींद खुल गई। उसने अपने आसपास देखा तो जानवी कहीं नहीं थी। उसे किसी के सिसकने की आवाज आ रही थी। उसे जानवी की चिंता होने लगी। वॉशरूम की लाइट ऑन देख वो वॉशरूम की तरफ आया तो वहां से जानवी के सिसकने की आवाज आ रही थी। उसने अंदर जाने के लिए एक कदम बढ़ाया, पर फिर कुछ सोचकर वहीं रुक गया। लेकिन यहाँ जानवी की सिसकियां बढ़ती ही जा रही थी। वो अब बिना कुछ सोचे वॉशरूम के अंदर आ गया। अंदर जानवी का हाथ बुरी तरह से जख्मी हो गया था, लेकिन अब भी वो उस धागे को कांच से रगड़ ही रही थी। हाथ से लगातार खून बह रहा था और आंखों में भी लगातार आंसू बह रहे थे। देवांश ने उसे जाकर उस कांच से दूर किया और उसके हाथ को देखने लगा। उसके हाथ पर पूरा कट आ गया था। जानवी ने उससे अपना हाथ छुड़ा लिया। उसे इस तरह देखकर देवांश को बहुत बुरा लग रहा था और जानवी की बेवकूफ़ी पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। उसने उसे अपनी गोद में उठाया और बाहर आकर सोफे पर बिठा दिया। सबसे पहले वह ड्रॉअर में से कैंची लेकर आया और उस धागे को काट दिया। जानवी ने उससे एक भी शब्द नहीं कहा। वो बस बिल्कुल शांत वहीं बैठी रही। देवांश फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर लाया और उसके हाथ की ड्रेसिंग करने लगा। वो ड्रेसिंग करते वक्त बिल्कुल शांत था, चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। जानवी ने उससे अपना हाथ छुड़ाना चाहा तो देवांश ने उसे घूर कर देखा और उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। ड्रेसिंग करने के बाद देवांश थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया और गुस्से होते हुए बोला, ये क्या बेवकूफ़ी है, तुम्हें दिखाई नहीं देता वो कांच तुम्हें लग रहा था? तुम्हें दर्द नहीं हुआ जो अपने हाथों को इतनी बुरी तरह से उससे रगड़ रही थी? जानवी ने एक नज़र उठाकर उसे देखा और फिर नज़रें नीची कर ली। उसका यूं शांत रहना देवांश को परेशान कर रहा था। वो गुस्से में दोबारा बोला, मैंने कुछ पूछा है तुमसे? इतनी क्या आफत आ गई थी जो खुद को इतना दर्द दिए जा रही थी? जानवी अब भी नजरें नीचे कर शांत ही रही। देवांश का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने फ्रस्ट्रेट होते हुए जानवी को दूसरे हाथ से खड़ा किया और उसकी बांह पीठ पर मोड़ते हुए बोला, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, तुम्हें सुनाई नहीं देता? जानवी में अब उसकी आंखों में देखा और बोली, दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। जवाब तो दे दूं, लेकिन डर है कि अगर जवाब पसंद नहीं आया तो कहीं घर से उठाकर बाहर ना फेंक दे। आपका घर है तो आपकी ही मर्जी चलेगी। पहले चूड़ियों की वजह से इरिटेट हो रहे थे, कहीं अब मेरी आवाज़ से इरिटेट हो गए तो मेरा मुंह ही ना बांध दो। आखिर घर जो आपका है, मर्जी तो आपकी चलेगी। गुलाम जो हूँ आपकी, जानवरों की तरह बांध कर भी रख सकते हैं आप। ये कहते वक्त जानवी की आंखों में नमी और दर्द के मिले जुले भाव थे। जानवी में अब उसकी आंखों में देखा और बोली, दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है।
जवाब तो दे दूं, लेकिन डर है कि अगर जवाब पसंद नहीं आया तो कहीं घर से उठाकर बाहर ना फेंक दे। आपका घर है तो आपकी ही मर्जी चलेगी। पहले चूड़ियों की वजह से इरिटेट हो रहे थे, कहीं अब मेरी आवाज से इरिटेट हो गए तो मेरा मुंह ही ना बांध दो। आखिर घर जो आपका है, मर्जी तो आपकी चलेगी। गुलाम जो हूँ आपकी, जानवरों की तरह बांध कर भी रख सकते हैं आप। ये कहते वक्त जानवी की आंखों में नमी और दर्द के मिले जुले भाव थे। उसका जवाब सुनकर देवांश एकदम पत्थर हो गया। उसका दिल पसीज गया। उसको अपनी गलती का एहसास होने लगा। जानवी के हाथ पर उसकी पकड़ ढीली हो गई और आंखों में नमी आ गई। उसने उससे कुछ नहीं कहा। कुछ पल उसे देखता रहा और फिर बैग की एक तरफ आकर लेट गया। उसके दिमाग में जानवी की बातें घूम रही थी। जानवी भी वहीं सोफे पर लेट गई। आंखों में से आंसू फिर बह निकले। पलकें थोड़ी बोझिल हुई तो उसे नींद आने लगी, लेकिन देवांश की आंखों से नींद बिल्कुल गायब हो चुकी थी। उसका मन उसे बुरी तरह कचोट रहा था। उसने करवट बदली तो नजर सामने सोफे पर सो रही जानवी पर चली गई। वो एकदम से सिकुड़कर सो रही थी। वो उठकर उसके पास आया और कंबल उठाकर उस पर उड़ने लगा। नजरें खुद ब खुद ही उसके चेहरे पर चली गई, जिस पर अभी भी बेहिसाब दर्द झलक रहा था। ना चाहते हुए भी तुम्हारे दर्द का कारण बन गया मैं। शायद इस रिश्ते में तुम्हें दर्द के सिवा कुछ भी नहीं दे सकता मैं। जब खुद की जिंदगी आंसुओं की स्याही से लिखी गई है तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान बनकर कैसे बिखर सकता हूँ। उसने मन ही मन कहा और फिर उसके हाथ को देखने लगा। आंखों में नमी आ गई तो पलकें झपकाकर बालकनी में आ गया और सिगरेट निकाल ली। अगली सुबह देवांश जानवी से पहले उठ गया। उसकी नज़र सामने सोफे पर सो रही जानवी पर गई तो उसके हाथ को देखकर दिल में फिर से एक हुक सी उठी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी जानवी से नजरें मिलाने की, इसलिए वो उसके उठने से पहले ही रूम से बाहर निकल गया। जिम में आकर उसने अपनी सारी भड़ास कसरत करने में निकालनी शुरू कर दी। कई बार जब इंसान पत्थर हो जाता है तो छोटी छोटी बातें भी उसे चोट दे जाती है, वैसे ही देवांश के साथ भी हो रहा था। जानवी का दर्द में रोना उसे तड़पा रहा था। उसके द्वारा कही गई बातें उसे और भी ज्यादा बेचैन कर रही थी। उसने पंचिंग बैग पर पंचिंग करते हुए गुस्से से कहा, मुझे उनके दर्द से इतना फर्क क्यों पड़ता है? ये दिल क्यों उनको दर्द में देखकर तड़प उठा, जबकि इसे समझा चुका हूँ कि मोहब्बत के रास्ते इसके लिए है ही नहीं। वो सारे रास्ते मैं बंद कर चुका हूँ। किसी के जज्बातों को अपने दिल में एहसास बनाकर महसूस नहीं करना मुझे। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, अपनी जिंदगी किसी और के साथ जोड़कर मैं उस मकसद को नहीं भूल सकता। अगर कोई आकर मुझे मेरे रास्ते से भटकाएगा तो उसके जीवन में भी आंधी आना तय है। थोड़ी देर बाद जानवी उठी तो एक नज़र सामने बेड पर डाली। देवांश वहां नहीं था। वो भी उठी और कबर्ड से कपड़े लेकर वॉशरूम में नहाने चली गई। नहा धोकर वो सुजाता जी की मदद करने किचन की तरफ चली गई। देवांश भी तैयार होकर नाश्ता करने के लिए नीचे आ गया। जानवी भी सुजाता जी की मदद कर रही थी। देवांश ने एक नज़र उस पर डाली तो अनायास ही उसका ध्यान उसके हाथ पर चला गया। जानवी ने पट्टी हटा दी थी। देवांश उसका हाथ अच्छे से देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन जानवी दूर थी इसलिए उसको कुछ सही से दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो पानी पीने के बहाने किचन में चला गया। पानी पीते पीते देवांश जाकर जानवी के पीछे खड़ा हो गया और हाथ की तरफ देखने लगा। जानवी जो कि सेल्फ पर काम कर रही थी एकदम से पलटी तो देवांश के साथ उसकी टक्कर हो गई। देवांश के हाथ से पानी का गिलास छूट गया। जानवी जो कि टक्कर की वजह से थोड़ी पीछे हो गई थी, उसने खुद को संभाल लिया था, पर जैसे ही कदम उठाया फर्श पर पानी बिखरने की वजह से उसका पैर स्लिप हो गया और वो नीचे गिरने लगी। तो देवांश ने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर उसे बचाते बचाते वो खुद ही उसके ऊपर गिर गया। जानवी की कमर फर्श पर लगती उससे पहले ही देवांश ने अपनी बांह उसकी कमर पर लपेट दी, जिससे उसका हाथ नीचे जमीन पर लग गया और दर्द से उसकी हल्की आह निकल गई। जानवी नीचे थी और देवांश उसके ऊपर। डर की वजह से जानवी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन देवांश की नज़रें जानवी के चेहरे पर ही जमी हुई थी। दोनों का चेहरा बिल्कुल करीब था और सांसें आपस में घुल रही थी। डर की वजह से जानवी की सांसें तेज चल रही थी, जिससे उसकी छाती भी हौंफ कर ऊपर नीचे हो रही थी। जानवी ने अपनी आंखें खोली तो नजरें जाकर देवांश की नजरों से टकरा गई। दोनों एक दूसरे की धड़कनों को भी महसूस कर पा रहे थे। उसे इस तरह खुद के ऊपर देख उसके होंठ सूख रहे थे। यही हाल देवांश का भी था। देवांश ने जीभ फिराकर अपने होठों को तर किया। उसे इस तरह करते देख जानवी ने अपनी थूक गटक ली। सुजाता जी डाइनिंग टेबल से दौड़कर दोनों के पास आई तो दोनों अपनी हालत देखकर झेप गए। जानवी ने उठने की कोशिश की, लेकिन देवांश का पूरा भार उसी पर था। वो एक बार फिर फर्श से जा लगी, जिससे देवांश के हाथ पर फिर से दबाव पड़ गया, लेकिन इस बार उसने अपनी आह नहीं निकलने दी। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और फिर जानवी को भी खड़े होने में मदद की।
दोनों फिर से एक दूसरे से नजरें चुराने लगे थे। सुजाता जी ने दोनों को पूछा कि उन्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। दोनों में ही ना में सिर हिला दिया और जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। नाश्ता करते टाइम भी दोनों एक दूसरे को चोर नजरों से ही देख रहे थे। नाश्ता कर देवांश ऑफिस के लिए निकल गया तो जानवी भी अपने रूम में आ गई। ऑफिस में आकर देवांश ने अपने हाथ के लिए दवाई मंगाई। चोट लगने के कारण उसका पूरा हाथ देवांश हो गया था। उस वक्त तो देवांश ने अपना दर्द छुपा लिया, लेकिन अब उसे काफी दर्द हो रहा था। ऑफिस में आकर देवांश ने अपने हाथ के लिए दवाई मंगाई। चोट लगने के कारण उसका पूरा हाथ देवांश हो गया था। उस वक्त तो देवांश ने अपना दर्द छुपा लिया, लेकिन अब उसे काफी दर्द हो रहा था। दूसरी तरफ जानवी को भी देवांश की चिंता हो रही थी, क्योंकि बेशक उसने बताया नहीं, लेकिन उसने देवांश की आंखों में दर्द साफ देखा था। जानवी ने देखा था कि कैसे उसे बचाने के लिए देवांश ने अपना हाथ उसके नीचे कर दिया था। उसने मन ही मन कहा, पत्थर भी बनना है और पिघलना भी है, खुद टूटना भी है और दूसरों को जोड़ना भी है, दर्द भी देना है और मरहम बनना भी है, खुद खामोश रहकर दूसरों का शोर सुनना भी है। जानवी अभी अपनी सोचों में ही गुम थी कि दरवाजे पर नोक की आवाज आई। उसने नजर उठाकर देखा तो सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गई, पर उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया और उसे अनदेखा कर अपने काम में लग गई। लेकिन सामने खड़ा शख्स थोड़ा बेशर्म था, इसलिए उसके नजरअंदाजी को नजरअंदाज करते हुए तान्या अंदर आए और बोली, अंदर आने के लिए नहीं कहोगी। जानवी अभी अपनी सोचों में ही गुम थी कि दरवाजे पर नोक की आवाज आई। उसने नजर उठाकर देखा तो सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गई, पर उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया और उसे अनदेखा कर अपने काम में लग गई। लेकिन सामने खड़ा शख्स थोड़ा बेशर्म था, इसलिए उसके नजरअंदाजी को नजरअंदाज करते हुए तान्या अंदर आए और बोली, अंदर आने के लिए नहीं कहोगी। जानवी अभी अपनी सोचों में ही गुम थी कि दरवाजे पर नोक की आवाज आई। उसने नजर उठाकर देखा तो सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गई, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और उसे अनदेखा कर अपने काम में लग गई। लेकिन सामने खड़ा शख्स थोड़ा बेशर्म था, इसीलिए उसके नजरअंदाजी को नजरअंदाज करते हुए तान्या अंदर आए और बोली, अंदर आने के लिए नहीं कहोगी। जानवी ने एक नज़र उस पर डाली और बोली, पहले ही इतना अंदर आ चुकी हो, अब चाहो तो वॉशरूम यूज करने की इजाजत दे सकती हूँ। जानवी ने एक नज़र उस पर डाली और बोली, पहले ही इतना अंदर आ चुकी हो, अब चाहो तो वॉशरूम यूज करने की इजाजत दे सकती हूँ। तान्या को उसकी बात पर गुस्सा आया, लेकिन जल्द ही उसने खुद को शांत किया और बोली, जानना नहीं चाहोगी मेरी यहाँ आने की वजह? तुम मेरी मर्जी जाने बिना यहाँ आई हो, तो मुझे भी तुम्हारे आने की वजह जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपनी बात बोलो और चलती बनो। चलती तो तुम बनोगी जब मैं तुम्हें देवांश की सच्चाई बताऊंगी। चेहरे पर कटाक्ष मुस्कान लाते हुए तान्या ने कहा। जानवी में एक नज़र उसे देखा और बोली, जो कहना है साफ साफ कहो। ठीक है तो साफ साफ सुनो, तुम्हारे भले के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ। उसकी बात सुनकर जानवी ने आंखें छोटी करते हुए उसे देखा। तान्या ने अपनी बात कहना जारी रखा, एक लड़की होने के नाते मैं तुम्हारा सिर्फ भला ही चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ अब जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वो जानकर तुम अपना अच्छा बुरा समझ सको, क्योंकि कोई भी लड़की इस सच को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। बात को जलेबी की तरह घुमाना बंद करो और सीधी सीधी वो बको जो बकने आई हो, जानवी ने बिना किसी लाग लपेटे के कहा। तान्या को जानवी की बात पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो जो सोच कर आई थी उस चीज के लिए उसका गुस्सा करना सही नहीं था। उसने खुद को शांत करते हुए कहा, तो सुनो, अगर तुम्हें पता चले कि जिसके साथ तुम शादी करके इस घर में आई हो तुम्हारा वो सो कॉल्ड पति किसी की नाजायज औलाद है, तो क्या तुम उसके साथ रहोगी? जिसे खुद के माँ बाप का नाम नहीं पता, क्या तुम उसके साथ अपना नाम जोड़ना चाहोगी? जिसे ये तक नहीं पता कि उसकी रगों में किसका गंदा खून दौड़ रहा है, क्या तुम उसे अपना पति बनाओगी? उसकी बात सुनकर जानवी के होश उड़ गए और आंखें फटी की फटी रह गई। तान्या ने अपनी बात कहना जारी रखा, क्या करोगी जब तुम्हें पता चले कि तुम्हारा पति ना जाने किसका पाप? चुप, एकदम चुप, जानवी ने एकदम कड़कती आवाज में कहा। अगर एक शब्द भी देवांश के बारे में और कहा तो भूल जाऊंगी कि तुम उनकी कोई दोस्त हो। अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से, वरना धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। तान्या उसकी बात सुनकर हंस दी और हंसते हुए ही बोली, क्या हुआ, धक्का लगा ये सुनकर? मुझे तो चुप करवा दोगी, लेकिन तब क्या करोगी जब लोग तुम्हें किसी नाजायज की बीवी कहेंगे? उसकी बातें जानवी को किसी खंजर की तरह चुभ रही थी। आंखों में एकदम खून उतर आया था। उसने तान्या की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, बस अब और नहीं, इसके बाद एक और भी शब्द नहीं। कहीं ये ना हो कि मैं भूल जाऊं कि तुम एक लड़की हो। शर्म नहीं आई तुम्हें ऐसी घटिया बात कहते हुए? कैसी लड़की हो तुम? एक तरफ देवांश से प्यार करने के दावे करती हो और दूसरी तरफ उसके बारे में इतनी घटिया बातें कर रही हो। घटिया बातें नहीं है, ये सच्चाई है देवांश की, जो मैं तुम्हें बताने आई हूँ ताकि तुम अपना अच्छा बुरा सोच सको। इस रिश्ते में सिर्फ धिक्कार ही मिलेगी तुम्हें।
लोगों के सामने सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ेगा तुम्हारा। इससे अच्छा है छोड़ दो देवांश को और जाकर अपनी जिंदगी ढंग से जियो। जानवी ने उसका हाथ पकड़ा और लगभग घसीटते हुए उसे दरवाजे तक ले आई और बोली, जो बात तुमने कहनी थी तुमने कह दी और मैंने सुन ली। अब दफा हो जाओ यहाँ से। तान्या ने उसे अपना हाथ छुड़वाया और बोली, बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें तुम्हारा ये रिश्ता। अभी भी वक्त है, छोड़ दो देवांश को, चली और जाओ यहाँ से। महंगा सस्ता मैं खुद देख लूंगी, तुम्हारी सलाह की मुझे कोई जरूरत नहीं है, कहकर जानवी ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। तान्या ने अपना हाथ दीवार पर दे मारा और बोली, मैं तुम्हें इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। सोचा था सच जानकर तुम खुद ही देवांश को छोड़कर चली जाओगी, लेकिन तुम तो बहुत बेशर्म निकली। इतना बड़ा सच जानकर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ेगा भी क्यों, जानती हूँ तुम्हारी नज़र देवांश की प्रॉपर्टी पर है, पर देवांश और उसकी प्रॉपर्टी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, उसने मुठिठा भींचते हुए कहा और वहां से चली गई। तान्या ने अपना हाथ दीवार पर दे मारा और बोली, मैं तुम्हें इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। सोचा था सच जानकर तुम खुद ही देवांश को छोड़कर चली जाओगी, लेकिन तुम तो बहुत बेशर्म निकली। इतना बड़ा सच जानकर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ेगा भी क्यों, जानती हूँ तुम्हारी नज़र देवांश की प्रॉपर्टी पर है, पर देवांश और उसकी प्रॉपर्टी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, उसने मुठिठा भींचते हुए कहा और वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ तान्या को रूम से बाहर निकालने के बाद जानवी दरवाजे से ही लगकर बैठ गई और आंखों से आंसू बह निकले। इतनी बड़ी बात जानकर उसके अंदर दर्द सा हो रहा था। उसने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, इतनी बड़ी बात देवांश ने मुझसे छुपाई। मैं तो ये भी नहीं जानती कि उन्हें ये बात पता भी है या नहीं। हमेशा उनकी आंखों में एक खालीपन, एक दर्द देखा है, लेकिन कभी समझ नहीं सके आखिर वो क्या चीज़ है जो उन्हें इस तरह से बेचैन करती है। क्यों वो इंसान जिसका दिल बिल्कुल मोम की तरह नाजुक है, वो हमेशा पत्थर बनने की कोशिश करता है। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और रह रहकर दिल में एक हुक सी उठ रही थी। बेशक उसके माँ बाप उससे दूर जा चुके थे, लेकिन इस बात की तसल्ली थी कि वो हमेशा उसके साथ है। हमेशा उनकी यादों से जूझती रहती थी, हमेशा अपने माँ बाप के प्यार के लिए तड़पती रहती थी। आज देवांश के बारे में जानकर उसे उसकी तड़प भी महसूस हो रही थी, जिसके पास तो माँ बाप ही नहीं थे, ना ही साथ और ना ही यादों में। उन दोनों की झोली में रिश्तों के नाम पर सिर्फ एक ही रिश्ता था, वो था दर्द से रिश्ता। वो कई घंटे लगातार रोती रही। पार्किंग से गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई तो उसने अपने आप को संभाला। उसने अपने आंसू साफ किए और बोली, मैं जब भी दर्द में होती हूँ देवांश ने हमेशा मुझे संभाला है, अब मेरी बारी है उनको संभालने की। जानवी कई घंटे लगातार रोती रही। पार्किंग से गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई तो उसने अपने आप को संभाला। उसने अपने आंसू साफ किए और बोली, मैं जब भी दर्द में होती हूँ देवांश ने हमेशा मुझे संभाला है, अब मेरी बारी है उनको संभालने की। अपनी गाड़ी पार्क कर देवांश जल्दी से घर के अंदर आया और सीधा अपने रूम की तरफ बढ़ गया। तब तक जानवी ने भी अपने आप को सामान्य कर लिया था। देवांश अलमारी में अपनी एक फाइल ढूंढने लगा जो काफी कॉन्फिडेंशियल थी। आज वो मैसेज अग्निहोत्री की पूरी कंपनी अपने अंडर करने वाला था, जिसकी उसने पूरी तैयारी कर ली थी। कंपनी उसके अंदर होते ही मैसेज अग्निहोत्री पूरी तरह कंगाल होने वाली थी। उन्होंने बैंक से जो लोन ले रखा था वो ना चुका पाने की वजह से उनके घर की देवांश में भी हो सकती थी। देवांश को इस दिन का बेसब्री से इंतजार था। उसने वो फाइल ली और इधर उधर देखने लगा। जानवी उसे कहीं भी नहीं दिखी। ना जाने क्यों उसके दिल में जानवी को देखने की एक तलब सी उठी हुई थी। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और जानवी बाहर आई। देवांश एकदम से हड़बड़ा गया। देवांश ने एक नज़र उसे देखा और फिर जल्दी से रूम से बाहर निकल गया। उसे इस तरह हड़बड़ा कर जाते देख जानवी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो भी देवांश के पीछे पीछे हॉल में आ गई, पर देवांश वहां रुका ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ अग्निहोत्री इंटरप्राइजेज में तहलका मचा हुआ था। पूरे ऑफिस में खबर आग की तरह फैल गई थी कि उनका बॉस बदल चुका है। अब मिसेज अग्निहोत्री उनकी बॉस नहीं रही। सब इस बात से खुश हो रहे थे क्योंकि सब उनके व्यवहार से दुखी थे। मिसेज अग्निहोत्री हर वक्त किसी ना किसी को नीचा दिखाती रहती थी। वो अपने एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयज कम, अपना गुलाम ज्यादा समझती थी। मिसेज अग्निहोत्री भड़कते हुए अंदर आए और सीधा एमडी के केबिन में चली गई। एमडी की चेयर पर एक शख्स दूसरी तरफ मुंह फेर कर बैठा था। वह गुस्से से गरजते हुए बोली, आखिर तुमने अपनी औकात दिखा ही दी। मुझसे मेरा सब छीन लिया, लेकिन मैं भी तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। ये सब प्रॉपर्टी मेरी है, मैं इसे तुम्हें इस तरह हड़पने नहीं दूंगी। बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हें बच्चा समझकर जाने दिया, लेकिन अब नहीं। अब का अंजाम पहले से भी बुरा होगा।
उसकी बातें सुनकर चेयर पर बैठे शख्स के चेहरे पर स्माइल आ गई। देवांश उनकी बातें शांति से सुन रहा था। मिसेज अग्निहोत्री को उस पर और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से गरजते हुए बोली, अब मुंह क्यों छुपाए बैठे हो? हिम्मत है तो सामने से जवाब दो। देवांश ने पलटकर उनकी तरफ देखा और चेयर पर बैठे हुए ही बोला, मुंह छुपाने के काम आपने किए थे, मैंने नहीं। मैंने जो भी किया है सामने से किया है और हर बार सामने से ही करते आया हूँ। आपकी प्रॉपर्टी मैंने हड़पी नहीं है बल्कि अपने खून पसीने की कमाई से खरीदी है। आपकी तरह किसी की पीठ पर खंजर घोंपकर हराम की दौलत नहीं कमाई मैंने। देवांश का जवाब सुनकर मिसेज अग्निहोत्री का चेहरा एकदम पीला पड़ गया, लेकिन गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो गुस्से से बोली, तुम जानते नहीं हो मुझे मैं क्या क्या कर सकती हूँ। इस प्रॉपर्टी के लिए मैंने बहुत कुछ किया है। एक बार पहले भी तुम मेरे रास्ते में रोड़े बनकर आए थे लेकिन मैंने तुम्हें दूर फेंक दिया। इस बार भी तुम्हारा वही हाल होगा। बिल्कुल नहीं मिसेज अग्निहोत्री, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। जब आपने मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंका तब मैं एक बच्चा था, लेकिन जो अब आपके सामने खड़ा है वो एक आग है जिसके साथ अगर आपने खेलने की कोशिश की तो जलकर राख हो जाएंगी। ट्रेलर आपको दिखा चुका हूँ। आप चाहे तो अपनी कोशिश जारी रख सकती है, लेकिन जो करना है इस ऑफिस के बाहर करिएगा। ना अब आपकी यहाँ जरूरत है और ना ही यहाँ खड़े होने की आपकी औकात। बहुत घमंड है ना तुम्हें, लेकिन तुम एक बात नहीं जानते कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया करते। अगर तुम आग हो तो बुझी राख में भी नहीं। देखते हैं किसके कितने हाथ जलते हैं और कौन कब किसे कौन सी फिल्म दिखाएगा। इतना कहकर वो पैर पटकते हुए ऑफिस से बाहर निकल गई। ऑफिस से बाहर आकर उसने रंजीत को फोन किया, लेकिन उसने भी उसका फोन नहीं उठाया। उसने तब किसी और का फोन मिलाया और पूछा कि मुझे अभी बताओ कि देवांश ने सारे शेयर्स अपने नाम से खरीदे हैं या किसी और के नाम से। सामने फोन पर उस शख्स ने जो नाम कहा उसे सुनकर मिसेज अग्निहोत्री के चेहरे पर एक ईविल स्माइल आ गई और वो स्माइल करते हुए ही बोली, और तो तोते की जान अब मैना में बसती है, फिर तो पहले इस मैना को ही देखना पड़ेगा। तोता खुद ब खुद तड़पता हुआ जाल में आ जाएगा। उन्होंने अपना फोन पर में रखा और गाड़ी में बैठकर ड्राइवर को अग्निहोत्री मैंशन चलने को बोला। गाड़ी जैसे ही अग्निहोत्री मैंशन पहुंची, वहां पर काफी लोग जमा थे। मैंशन के अंदर पहुंचकर माया ने देखा कि वहां पर बैंक के एम्प्लॉइज और लॉयर खड़े थे। वहां खड़े एक लॉयर ने मिसेज अग्निहोत्री को कुछ डॉक्यूमेंट्स पकड़ा दिए और बोला, बैंक ने आपको 10 दिनों की मोहलत दी है लोन चुकाने के लिए। अगर आप इन 10 दिनों में लोन नहीं चुका पाई तो मजबूरन हमें आपके घर की देवांशमी करनी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर तारा अग्निहोत्री गुस्से से एकदम बौखला गई और बोली, तुम 2 कौड़ी के लॉयर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? लॉयर उसके चेहरे को देखते हुए बोला, मुझे जानने में इंटरेस्ट भी नहीं है कि आप कौन हैं। बैंक की तरफ से जो भी प्रोसीजर होगा आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल आपके पास 10 दिन है, या तो आप लोन चुका दीजिए या फिर देवांशमी के लिए तैयार रहिए। इतना कहकर वो लॉयर बैंक एम्प्लॉइज के साथ वहां से चला गया। तारा ने गुस्से में वो पेपर फाड़ दिए और बोली, देवांश मल्होत्रा, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने मुझसे पंगा लेकर। इसका मोल तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। अब तुम्हें पता लगेगा कि माया अग्निहोत्री क्या चीज है। शाम को जब देवांश वापस घर आया तो जानवी से उसका सामना सुबह की तरह ना के बराबर ही हुआ। अब तक उसकी जानवी से कोई बात नहीं हुई थी। जब वो रूम में आया तो जानवी रूम से बाहर निकल हाल की तरफ आ गई थी। देवांश फ्रेश होकर नीचे आया तो जानवी सामने सोफे पर ही बैठी थी। देवांश आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया तो जानवी भी वहीं आ गई। जानवी का चेहरा उतरा हुआ था। उसे देखकर देवांश के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। वो छोटा सा मुंह बनाकर सुजाता जी से पूछने लगा कि आज डिनर में क्या बना है। सुजाता जी ने उसे बताया कि भिंडी की सब्जी, दाल, चावल और रोटी और मीठे में खीर बनाई है। जानवी चोर नजरों से उसे ही देख रही थी। देवांश को जब अपने ऊपर उसकी नजरों का भान हुआ तो वो मुंह बिगाड़ते हुए बोला, आज मेरा ये सादा खाना खाने का मन नहीं है, आज तो कुछ स्पेशल खाना खाने का मन कर रहा है, वो भी अपनी बीवी के हाथ का। बीवी शब्द सुनते ही जानवी को खांसी आ गई और वो मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोली, अगर खुद से भी बोल रहे हैं तो पक्का दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही होगी। सुजाता जी देवांश की बात सुनकर बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, जानवी बेटा बना देगी जो तुम्हें खाना है, बताओ क्या खाना पसंद करोगे। सुजाता जी देवांश की बात सुनकर बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, जानवी बेटा बना देगी जो तुम्हें खाना है, बताओ क्या खाना पसंद करोगे। जानवी हैरान सी उन दोनों को देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि
देवांश का उसके हाथों से बना खाना खाने का मन कर रहा है। जानवी हैरान सी उन दोनों को देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि देवांश का उसके हाथों से बना खाना खाने का मन कर रहा है। पर लगता है जानवी का मेरे लिए कुछ बनाने का मन नहीं है, इसीलिए वो अभी तक चुप है। देवांश ने जानवी को देखते हुए कहा तो जानवी बोली, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो मैं सोच रही थी कि शायद इस वक्त आपका खिचड़ी खाने का मन कर रहा होगा। खिचड़ी तो नहीं, लेकिन अगर प्यार से कुछ अच्छा खिला दो तो जरूर खाऊंगा। जानवी खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोली, इतना तो रसगुल्ले से चाशनी नहीं टपकती जितना आज के मुंह से प्यार भरी बातें टपक रही है। खुद में यूं बड़बड़ आते देख बोला, खिलाओगी ना? जानवी में उसकी तरफ देखकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हाँ जरूर। बताइए क्या खाओगे? जानवी में उसकी तरफ देखकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हाँ जरूर। बताइए क्या खाओगे? ठीक है लिखो। क्या? लिखो जो बनाना है, नहीं तो बाद में भूल जाओगी। लिखूं क्यों? अरे ऐसे ही बता दो, मैं कुछ नहीं भूलूंगी। रेड सॉस पास्ता, वेजिटेबल एंड कॉर्न सूप, पनीर पुलाव, पाइनएप्पल रायता, दाल मखनी, दम आलू, चीज टोमेटो और लच्छे पराठे, मीठे में गुलाब जामुन और गाजर का हलवा। जैसे जैसे देवांश बोलता गया जानवी के चेहरे की हवाएं उड़ती गई। वो एकदम चीखते हुए बोली, पागल हो गए हो क्या? खा खाकर मोटा भैंसा बन जाओगे। उनकी तरह सींग तो मारते रहते हो हर जगह, अब क्या उनकी तरह खाना भी शुरू कर दोगे? देवांश ने उसे घूर कर देखा और सुजाता जी से बोला, ठीक है आपने जो बनाया है वही दे दीजिए, फिर क्या हुआ अगर मेरा मन था कुछ अलग खाने का? अगर मेरी बीवी का मन नहीं है बनाने का तो क्या कर सकते हैं? सुजाता जी कहने लगी, नहीं नहीं बेटा, जानवी नहीं बनाएगी तो क्या हुआ, मैं हूं ना। मैं अभी बना देती हूँ, बस तुम मुझे थोड़ा वक्त दो। नहीं, आप सुबह से काम में लगी है, अब थक गई होंगी। आप रहने दीजिए, मैं बिना खाना खाए ही सो जाता हूँ। कहते हुए वो चेयर पर से उठ गया और सीढ़ियों की तरफ मुड़ गया। जानवी को उसकी बातों पर गुस्सा आ रहा था। वो चिढ़ते हुए बोली, मैंने कब मना किया? मैं तो सिर्फ पूछ रही थी कि खाना सिर्फ तुमने खाना है या किसी की बारात आएगी? I mean 2-4 लोग और आने वाले हैं क्या? इतना कहकर वो फिर से एक बार जबरदस्ती मुस्कुरा दी। देवांश ने भी जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उसे देखा और बोला, फिलहाल तो मैं अकेला ही हूँ, अब सिर्फ बातें ही बनाओगे या खाना भी बनाओगी? आजा बेटा, मैं तेरी कुछ मदद कर देती हूँ। सुजाता जी ने किचन की तरफ जाते हुए कहा तो देवांश ने जोर से कहा, खाना सिर्फ जानवी बनाएगी। फिर थोड़ा शांत होकर जानवी को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, मुझे आज सिर्फ उसके हाथ का खाना ही खाना है, और फिर अंगड़ाई लेते हुए बोला, इतनी देर में मैं थोड़ा आराम कर लूं, और जाकर सोफे पर पसर गया। उसके चेहरे की स्माइल जानवी को और चिढ़ा रही थी। वो पैर पटकते हुए किचन में चली गई। किचन में आकर जानवी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और मन ही मन बोली, अगर तुम देवांश मल्होत्रा होता हो तो मैं भी जानवी देवांश मल्होत्रा हूँ, तुमसे 2 कदम आगे ही रहूंगी। ये खाना बनाना तो मेरे लिए चुटकियों का काम है। देवांश मन ही मन खुश हो रहा था जानवी को परेशान करके। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये बचकानी हरकतें क्यों कर रहा है, लेकिन जानवी को ऐसे तंग करना उसे अच्छा लग रहा था। आज कई समय बाद उसके अंदर का एक छोटा बच्चा जो कहीं दब गया था वो जागा था। सुजाता जी की सब समझ रही थी। आज पहली बार उन्होंने देवांश के चेहरे पर बच्चों जैसी शरारती मुस्कान की झलक देखी थी। नहीं तो हमेशा उसे बस काम के बोझ तले दबा ही देखा था, जिसे न ही अपने सोने की परवाह थी न ही खाने की। चलती फिरती मशीन बन चुका था देवांश। जानवी किचन में मस्ती से काम कर रही थी। उसके दोनों हाथ ऐसे चल रहे थे जैसे तवे पर मक्खन, हर चीज में नपा तुला हाथ। सुजाता जी उसे देखकर हैरान हो रही थी। वही जानवी बीच बीच में मुंह से सीटी बजा रही थी, जिससे देवांश को इरिटेशन हो रही थी। उसने भी उठकर म्यूजिक सिस्टम ऊंची आवाज में ऑन कर दिया। अब हाल ये था कि दोनों में जंग छिड़ चुकी थी कि दोनों में से कौन ज्यादा शोर मचा सकता है। दोनों ने ही अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एक ऊंचे ऊंचे गाने गुनगुना रहा था तो दूसरा कभी कुकर से सीटी बजाता तो कभी मुंह से। सुजाता जी उन्हें देखकर हैरान हो रही थी कि इतने बड़े होकर भी दोनों में अभी तक कितना बचपना है, लेकिन वो मन ही मन देवांश को देखकर खुश भी हो रही थी। जब से उन्होंने देवांश के घर पर काम शुरू करना शुरू किया था, तब से लेकर आज तक देवांश को ऐसे व्यवहार करते नहीं देखा था। वो मन ही मन जानवी का धन्यवाद कर रही थी, क्योंकि उसकी वजह से ही आज देवांश की जिंदगी में खुशियां दस्तक दे रही थी। जानवी ने सुजाता जी को आवाज दी तो वो किचन के अंदर गई। अभी मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि जानवी ने सारा खाना तैयार कर लिया था। सुजाता जी तो मुंह को खोले बस उसे ताकते रह गई। उसने हाथ धोए और उन्हें खाना लगाने का बोल बाहर आ गई। देवांश और जानवी दोनों ही बच्चों की तरह बिहेव कर रहे थे। जानवी ने किचन में से सुजाता जी को आवाज दी तो वो किचन के अंदर गई।
अभी मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि जाह्नवी ने सारा खाना तैयार कर लिया था। सुजाता जी तो मुंह को खोले बस उसे ताकते रह गई। उसने हाथ धोए और उन्हें खाना लगाने का बोल बाहर आ गई। वहीं दूसरी तरफ देवांश ने म्यूजिक सिस्टम बंद कर दिया था और सोफे पर पसर गया था। वहां पर उसको खाने की अच्छी अच्छी खुशबू आ रही थी। उसका मन तो कर रहा था कि भागकर किचन में जाए और सब चीजों पर टूट पड़े। वहीं दूसरी तरफ देवांश ने म्यूजिक सिस्टम बंद कर दिया था और सोफे पर पसर गया था। वहां पर उसको खाने की अच्छी अच्छी खुशबू आ रही थी। उसका मन तो कर रहा था कि भागकर किचन में जाए और सब चीजों पर टूट पड़े। सुजाता जी ने अंदर आकर चेक किया तो सारा खाना रेडी हो चुका था और बहुत टेस्टी भी लग रहा था। उन्होंने हेल्पर की सहायता से सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया और देवांश को बुलाने चले गई। सुजाता जी ने जब देवांश को बताया कि डिनर रेडी है तो वो भी हैरान रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि जाह्नवी इतने कम समय में इतना कुछ बना लेगी। वो शक भरी निगाहों से सुजाता जी को देखते हुए डाइनिंग टेबल के पास आया और खुद चेक करने लगा। चेक करते करते ही अपने सामने इतना टेस्टी खाना देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वो जल्दी से चेयर पर बैठ गया। उसने सुजाता जी को सर्व करने के लिए कहा। जाह्नवी भी वहीं आ गई थी। देवांश उसे भी शक भरी निगाहों से देखा और बोला, कहीं होटल से तो नहीं मंगवा लिया सारा खाना? आप चाहे तो मैं दोबारा बना सकती हूँ, इस बार मेरे साथ किचन में ही खड़े हो जाना, मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। जाह्नवी ने मुंह बनाते हुए कहा। देवांश आराम से खाना खा रहा था। उसे देख जाह्नवी में मन ही मन कहा, इतना कुछ बोलेंगे लेकिन ये नहीं कि थोड़ी तारीफ कर दे। हाँ, ईगो जो कम हो जाएगी महान इंसान की। खुद को इस तरह घूरते हुए पाते देख देवांश ने मन ही मन कहा, तारीफ तो कर दूं लेकिन उसके बाद जो चने के झाड़ पर चढ़ जाएंगी वो मैं नहीं चाहता। खाना खाने के बाद देवांश अपने रूम में आ गया तो जाह्नवी भी सब समेटने के लिए किचन में चली गई। जाह्नवी रूम में आई तो उस वक्त देवांश बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था। उसने एक नज़र उसे देखा और आकर सोफे पर लेट गई। काफी थके होने के कारण उसे लेटते ही नींद आ गई। देवांश काफी वक्त बालकनी में ही खड़ा रहा। वो बार बार अंदर सोफे की तरफ ही देख रहा था। जब उसे लगा कि अब जाह्नवी सो गई है वो वापस कमरे में आया। वो सोफे के पास जाकर जाह्नवी की तरफ देखते हुए बोला, मोहब्बत नहीं कर सकता तुमसे क्योंकि तुम्हें भी अपने साथ नफरत की आग में नहीं जलाना चाहता। कोशिश करूंगा तुम्हारा दिल ना दुखाऊं। कल रात को मेरी वजह से हट हुई उसके लिए सॉरी, पर शायद इस रिश्ते में सिवाय दर्द के और कुछ हो ही नहीं सकता। इतना कहकर वो अपनी जगह पर आकर लेट गया। थोड़ी देर में उसे भी नींद आ गई। सुबह भी जल्दी तैयार होकर ऑफिस में चला गया। उसके जाने के बाद जाह्नवी सुजाता जी के साथ हॉल में ही बैठी थी कि मिसेज अग्निहोत्री वहां आ गई। उन्हें देखकर जाह्नवी को तान्या की बातें याद आ गई। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले जब मिसेज अग्निहोत्री उनके घर आई थी तब वो खुद को देवांश की मां बता रही थी, पर देवांश ने उन्हें अपनी मां मानने से इनकार कर दिया था। वो हैरानी से उन्हें अंदर आते हुए देख रही थी और सोच रही थी कि ये अब यहाँ क्यों आए हैं। सुजाता जी जाह्नवी के आगे आए और मिसेज अग्निहोत्री के सामने होते हुए बोली, देवांश घर पर नहीं है। आपको जो भी काम है जब देवांश घर पर हो आप तब आइएगा। इस वक्त आप यहाँ से चली जाए। मिसेज अग्निहोत्री ने उसे घूरकर देखा और गुस्से होते हुए बोली, नौकर हो तो अपनी औकात मत भूलो। नौकरों का काम घर आए मेहमानों की सेवा करना होता है, ना कि उनके सामने अपनी जुबान चलाना। जाह्नवी वहीं खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। वो आगे आई और बोली, आप हमारे घर मेहमान बनकर आए हैं इसीलिए हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आपको कोई हक नहीं बनता हमारे घर के सदस्य के बारे में कुछ भी बोलने का। मिसेज अग्निहोत्री, लगता है नौकरों के साथ रह रहकर उन्हीं की भाषा बोलने लगी हो। भूलो मत, देवांश की माँ के साथ साथ मैं तुम्हारी सास भी हूँ। वैसे भी मैं यहाँ देवांश से नहीं बल्कि तुमसे मिलने आई हूँ। जाह्नवी, मैं कुछ भी नहीं भूली, लेकिन शायद हमारे पति को हमारा आपसे मिलना या बात करना पसंद नहीं आए, इसीलिए आप जैसे यहाँ आए हैं वैसे ही वापस चली जाए। मिसेज अग्निहोत्री को अपना सारा प्लान फेल होता नजर आ रहा था। वो यही सोचकर आई थी कि जाह्नवी को अपनी बातों में फंसाकर उसे मोहरा बनाकर देवांश से सब कुछ वापस ले लेंगी, लेकिन जाह्नवी तो देवांश से भी 2 कदम आगे निकली। वो तो उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। अपनी बेइज्जती का कड़वा घूंट पीकर मिसेज अग्निहोत्री को वहां से जाना ही ठीक लगा। तुम दोनों को तो मैं देख लूंगी, बहुत अकड़ है ना तुम में, अब तुम दोनों की अकड़ मैं निकालूंगी। सोचा था तुम्हें अपनी साइड करके उस चूजे से अपनी सारी प्रॉपर्टी वापस ले लूंगी, पर अब कोई और रास्ता निकालना होगा। मन ही मन सोचते हुए वो देवांश के घर से बाहर आकर अपने घर के लिए निकल गई। इधर जाह्नवी असमंजस में पड़ गई थी कि मिसेज अग्निहोत्री उससे मिलने क्यों आई और अगर देवांश को उनके आने के बारे में पता चला तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। मिसेज अग्निहोत्री के जाने के बाद जाह्नवी यही सोचती रही कि वो देवांश को उनके बारे में बताएं या ना बताएं।
वो उसे उनके बारे में बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन उससे किसी तरह की कोई बात छुपाना भी नहीं चाहती थी। आखिर उसने फैसला किया कि वो उसे बता ही देगी। देवांश ऑफिस में ही काम कर रहा था। मिसेज अग्निहोत्री को तो वो पूरी तरह बर्बाद कर ही चुका था। अब उसका मकसद रंजीत वर्मा को बर्बाद करना था और उसके साथ साथ ही उसे मनन के बारे में भी पता लगाना था कि उसके बाप के साथ वो किस किस काम में इन्वॉल्व है। वहीं दूसरी तरफ रंजीत को माया के बारे में पता चल चुका था, लेकिन उसकी खुद की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि वो चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। देवांश ने उसके सारे गैरकानूनी काम बंद करवा दिए थे। उसने भी ठान लिया था कि वो देवांश से बदला लेकर रहेगा। उसने कुछ सोचकर माया को फोन लगा दिया। थोड़ी देर बात करने के बाद उसने फोन काट दिया और बोला, बहुत शौक है ना दूसरों को बर्बाद करने का, अब खुद ही अपने हाथों से अपनी बर्बादी होते देखना। रंजीत ने कुछ सोचकर मनन को फोन किया। मनन, जो इस वक्त एक होटल रूम में एक लड़की को अपनी बाहों में लेकर लेटे हुए सो रहा था। सोफे पर इधर उधर फैले कपड़े उनके बीच चल रहे सिलसिले को बयान कर रहे थे। फोन बजने की आवाज से दोनों की आंख खुल गई। अपने बाप का फोन देखकर मनन ने जल्दी से कान से फोन लगाया। रंजीत ने उसे तुरंत अपने ऑफिस में बुलाया तो मनन ने पहले तो बहानेबाजी करी, लेकिन जब रंजीत ने कहा कि अगर वो 1 घंटे में उसके पास नहीं पहुंचा तो अभी जिस होटल रूम में वो अय्याशी कर रहा है उसी होटल रूम में आकर वो उसे खींचते हुए लेकर आएगा, तो मनन के होश उड़ गए। उसने मन ही मन कहा कि मेरा बाप तो सच में मेरा बाप निकला। उसने 1 घंटे में पहुंचने का बोलकर फोन काट दिया और दोबारा उस लड़की पर टूट पड़ा। वो लड़की भी शायद दोबारा उस सब के लिए बेताब थी, वो भी उसका पूरा साथ देने लगी। उसने मन ही मन कहा कि मेरा बाप तो सच में मेरा बाप निकला। उसने 1 घंटे में पहुंचने का बोलकर फोन काट दिया और दोबारा उस लड़की पर टूट पड़ा। वो लड़की भी शायद दोबारा उस सब के लिए बेताब थी, वो भी उसका पूरा साथ देने लगी। वहीं दूसरी तरफ शाम होते ही देवांश वापस घर आया तो जानवी सामने हॉल में ही बैठी थी। वो जानवी को देखते हुए सुजाता जी से बोला, मेरे लिए 1 कप कॉफी भिजवा देना मेरे रूम में। ये कहकर वो अपने रूम की तरफ बढ़ गया। वो कह तो सुजाता जी से रहा था, लेकिन उसकी नज़रें जानवी पर ही थी और जानवी भी खुद पर उसकी नज़रें महसूस कर रही थी। सुजाता जी ने उसके लिए कॉफ़ी बनाई और नौकर के हाथ भिजवाने लगी। तभी उन्होंने कुछ सोचकर नौकर को मना कर दिया और जानवी को आवाज़ लगाई। जानवी उनकी आवाज़ सुनकर किचन में आई तो उन्होंने उसे देवांश को कॉफ़ी लेकर जाने के लिए कह दिया। जानवी को अजीब लगा पर उसने हाँ में सिर हिला दिया और कॉफ़ी लेकर अपने रूम की ओर बढ़ गई। जितना एक दूसरे के पास रहोगे उतना ही एक दूसरे के करीब भी आओगे। एक दूसरे के साथ रहकर ही एक दूसरे को समझ सकते हो। मैं जानती हूँ दिखाते नहीं हो, पर कुछ ना कुछ तनाव तो चल रहा है तुम दोनों के बीच, सुजाता जी ने मन ही मन कहा और अपने काम में लग गई। जानवी कॉफ़ी लेकर रूम में आई तो देवांश सामने लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था। उसके हाथों में कॉफ़ी देखकर वो हैरान हो गया और बोला, तुम्हें नहीं बोला था कॉफ़ी लाने के लिए, घर में और भी नौकर हैं। उसकी बात सुनकर जानवी ने एक नज़र उसे देखा और फीका सा हंस दी। उसने कॉफ़ी का कप उसके सामने टेबल पर रखा और बोली, शायद आप भूल रहे हैं कि आप मुझे इस घर में इसीलिए लेकर आए थे कि मुझसे अपनी गुलामी करवा सको। अब अगर अपना काम कर रही हूँ तो आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या? देवांश ने नज़रें उठाकर उसे देखा, कुछ बोलने को हुआ लेकिन फिर चुप हो गया और वापस अपने काम में लग गया। जानवी कुछ पल उसे देखती रही, लेकिन उसका जवाब ना पाकर वापस हॉल में आ गई और डिनर की तैयारियां देखने लगी। काश हमारी लाइफ भी नॉर्मल होती। जब आप सुजाता जी से कॉफ़ी का बोल रहे थे तो एक पल को ऐसे लगा जैसे आप चाहते हैं कि वो कॉफ़ी आपके लिए मैं ही लेकर आऊं, पर आपने मेरा भ्रम तोड़ दिया। घर में नौकर तो बहुत है, लेकिन काश आपका ख्याल रखने का हक मेरा होता। इधर देवांश ने कॉफ़ी का कप उठाया और कुछ सोचते हुए बोला, बेशक मैंने तुमसे शादी इसलिए की ताकि तुम्हें अपना गुलाम बना सकूं, लेकिन वो सिर्फ मेरा गुस्सा था जो मुझ पर भारी पड़ रहा था। हकीकत में तो कभी तुमसे नफरत की ही नहीं मैंने। जब इंसान की पूरी जिंदगी नफरत और गुस्से से भरी हो तो वो दूसरों की जिंदगी में भी वही भरने लगता है। काश हमारी लाइफ नॉर्मल होती तो पूरे हक से आपको बीवी होने के सारे फर्ज निभाने को बोलता, लेकिन शायद मेरी किस्मत ही खराब है जो मैं चाहकर भी ये रिश्ता नहीं निभा सकता। जिनकी खुद की पूरी जिंदगी खोखली हो वो आशियाने सजाने के ख्वाब नहीं देखते। वहीं दूसरी तरफ जानवी ने डिनर बना लिया था। सुजाता जी को डिनर डाइनिंग टेबल पर लगाने का बोल वो खुद फ्रेश होने चली गई। रूम में आकर उसने देखा कि देवांश कहीं भी नहीं था। उसने वॉशरूम का गेट देखा तो वो खुला था। उसने सोचा शायद देवांश कहीं बाहर हो और वो ऐसे ही फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम में जाते ही देवांश को सामने देखकर उसने जोर से चीख मारी। देवांश ने जल्दी जल्दी आकर अपने हाथ से उसका मुंह दबा दिया। डिनर बनाकर जानवी फ्रेश होने के लिए रूम में आई तो देवांश को वहां ना देखकर सोचने
लगी कि शायद नीचे चले गए हो। उसने अपने कपड़े लिए और सीधा वॉशरूम में चली गई, लेकिन अंदर घुसते ही उसके मुंह से जोर से चीख निकल गई। उसने अपनी आंखों के ऊपर हाथ रख लिया। सामने देवांश सिर्फ बॉटम इनरवियर में खड़ा था। उसकी चीख सुनकर देवांश उसका मुंह बंद करने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। उसने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। जाह्नवी ने भी अपनी आंखों पर हाथ रखा हुआ था। जाह्नवी ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो सामने देवांश को देखकर उसकी आंखें फटी रह गई। उसकी फिट बॉडी को देखकर वो पलक झपकाना ही भूल गई और ऊपर से पानी की बूंदें उसकी बॉडी को और आकर्षित बना रही थी। दोनों के चेहरे करीब है और सांसें भी आपस में घुल रही थी। दोनों की नजरें एक दूसरे से उलझी हुई थी और दोनों के होंठ सूख गए थे। देवांश उसे अपने इतना करीब देखकर होश खोता जा रहा था। वो धीरे धीरे उसके ऊपर झुकने लगा। जाह्नवी के हाथ खुद ब खुद उसके सीने से जा लगे। उसे देवांश की तेज चलती धड़कनें महसूस हो रही थी। देवांश को खुद पर इस तरह झुकते देख जाह्नवी के होठ कांपने लगे। इससे पहले कि देवांश के होंठ जाह्नवी के होठों को छूते, जाह्नवी ने उसे जोर से धक्का दे दिया। धक्का देने की वजह से देवांश का एकदम बैलेंस बिगड़ गया और वो जाह्नवी को लेकर बाथटब में गिर गया। देवांश नीचे था और जाह्नवी उसके ऊपर। देवांश के हाथ जाह्नवी की कमर से लिपटे हुए थे और जाह्नवी के हाथ देवांश के सीने पर थे। जाह्नवी की सांसें बेकाबू होती जा रही थी। वो पूरी तरह से देवांश के ऊपर झुकी हुई थी और दोनों एक दूसरे को काफी हद तक टच कर रहे थे। दोनों ही एक दूसरे में खोए हुए थे। जाह्नवी पूरी तरह से भीग चुकी थी। तभी एकदम से लाइट चली गई और वहां पूरी तरह से अंधेरा हो गया, जिससे जाह्नवी ने दोबारा चीखना शुरू कर दिया। देवांश ने दोबारा उसके मुंह पर हाथ रख दिया। दोनों की सांसें बहुत तेजी से चल रही थी, जो एक दूसरे को साफ सुनाई दे रही थी। दोनों ही एक दूसरे के एहसास में खोए हुए थे। एकदम से लाइट आई तो जाह्नवी ने देवांश को धक्का दे दिया और भागते हुए वॉशरूम से बाहर आ गई। बाहर आकर उसने अपनी तेज चलती सांसों को काबू किया। इधर देवांश को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जाह्नवी के पास आकर क्यों खुद पर काबू नहीं रख पाता, क्यों उसका खुद पर नियंत्रण खो जाता है, क्यों उसके पास आकर वो पूरी तरह उसके एहसास में खो जाता है। जाह्नवी अपने कपड़े लेकर दूसरे रूम में चेंज करने चली गई। उसके जाने के बाद देवांश भी वॉशरूम से बाहर आया। उन दोनों को इतना समय लगते देख सुजाता जी खुद उन्हें डिनर के लिए बुलाने आ गई। देवांश उन्हीं के साथ नीचे हॉल में आ गया। उसने एक नज़र हर तरफ डाली, लेकिन जाह्नवी वहां नहीं थी। सुजाता जी ने देवांश से दृष्टि के बारे में पूछा तो उसने हुड़बड़ाकर जवाब दिया कि उसे नहीं पता। उसका यूं हड़बड़ाना सुजाता जी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो कुछ और पूछती इससे पहले ही जाह्नवी वहां आ गई। दोनों ही एक दूसरे से नजरें चुराने में लगे थे। जब देवांश जाह्नवी को देखता तो जाह्नवी हड़बड़ा कर नजरें नीचे कर लेती और जब दृष्टि देवांश को देखती तो वह भी एकदम से नजरें फेर लेता। दोनों डिनर करके वापस रूम में आ गए, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं की। दोनों अपनी जगह पर चुपचाप लेट गए। जाह्नवी की आंखों के आगे बार बार वो पला जाता जब वो देवांश के करीब थी, तो वही दूसरी तरफ देवांश को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ मनन के ऑफिस न आने पर रंजीत अब उसका घर पर इंतजार कर रहा था। मनन घर आया तो रंजीत सामने ही बैठा दिखाई दे गया। वो सीढ़ियां चढ़कर चुपचाप अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो रंजीत ने उसे आवाज देकर रोका और उससे पूछने लगा कि वो ऑफिस क्यों नहीं आया, तो मनन ने जवाब दिया कि वो किसी काम में फंस गया था। रंजीत ने उसे ऊंची आवाज में कहा, बस जानता हूँ तुम्हारे जरूरी काम अयाशी के अलावा ना कभी तुमने कोई काम किया है और ना ही तुमसे होगा। तुम जो भी करो मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मनन ने रंजीत की तरफ हैरानी से देखा और बोला, ऐसा क्या काम आ गया आपको मुझसे? मनन ने फिर से हैरानी भरी नजरों से उसे देखा और पूछा, अच्छा तो मेरी जासूसी की जा रही थी। रंजीत ने उसे घूरते हुए कहा, बापू तुम्हारे पल पल की खबर है मेरे पास, लेकिन आपको उस लड़की से क्या काम है? सने भौंहे उचकाकर पूछा, तुम्हें जितना कहा गया है सिर्फ उतना करो। मुझे बस वो लड़की चाहिए किसी भी हाल में। आपके पास तो तब आएगी ना जब वो मुझे मिलेगी। बहुत सी लड़कियां देखी है पर वो सबसे अलग है। बहुत कोशिश की उसे फंसाने की पर साली फंसती ही नहीं। 5 दिन का वक्त है तुम्हारे पास, किसी भी तरह उसे पुराने अड्डे पर लेकर आओ, और अगर नहीं लेकर आए तो तुम्हारा सारा खर्चा बंद। मनन ने चिढ़ते हुए रंजीत को देखा और बोला, आखिर ऐसी भी क्या चीज है उस लड़की में? रंजीत ने उसे घूरते हुए देखा और फिर हंसते हुए बोला, एक तोते की जान बसती है।
उसमें बस वही जान निकालनी है। अगली सुबह जब देवांश की आंख खुली तो जानवी उसके सामने सोफे पर ही बड़े सुकून से सो रही थी। उसे सोते देख देवांश के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसे कल रात की बात याद आई तो उसकी मुस्कान और भी ज्यादा लंबी हो गई। वो उसकी तरफ बड़ी शिद्दत से देख ही रहा था कि जानवी ने अपनी आंखें खोल दी। देवांश एकदम हड़बड़ा गया, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। उसने जल्दी से अपनी नजरें फेर ली। देवांश बेड पर से उठा और चेंज करके जिम में चला गया। दुष्टी भी उसके जाने के बाद उठी और नहाकर नीचे आ गई। जानवी ने पहले मंदिर में आरती की और फिर नाश्ता बनाने के लिए किचन में आ गई। सुजाता जी ने नाश्ता तैयार कर रखा था, बस देवांश के लिए काफी बनानी रह गई थी। सुजाता जी जानवी को कॉफी बनाने का कह वहां से डाइनिंग टेबल की ओर चली गई। कॉफी बनाते हुए जानवी को याद आया कि उसने देवांश को मिसेज अग्निहोत्री के बारे में तो बताया ही नहीं। उसने सोच लिया था कि वो अभी जाकर देवांश से बात करेगी। देवांश तैयार होकर नीचे आया तो सीधा ऑफिस जाने लगा। सुजाता जी ने उसे ब्रेकफास्ट के लिए पूछा लेकिन उसने मना कर दिया और ऑफिस के लिए निकल गया। जानवी ने देवांश से बात करने के बारे में सोच रखा था, लेकिन देवांश को जल्दी ऑफिस जाते देख उसकी बात मन में ही रह गई। जानवी ने भी नाश्ता किया और अपने रूम में आ गई। जब वो रूम में आई तो उसका फोन बज रहा था। उसने देखा तो मनन का फोन था। पहले तो उसने फोन नहीं उठाया, लेकिन जब 3-4 बार लगातार फोन बजा तो उसने फोन उठा लिया। मनन ने फोन उठाते ही कहा, अभी तक नाराज हो जो मेरा फोन नहीं उठा रही? जानवी, नहीं बस मैं थोड़ा बिजी थी। जानवी ने ऐसे ही नॉर्मली कह दिया। मनन, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे प्लीज 10 मिनट के लिए मिल सकती हो? जानवी, तुम्हारी बातें मैं पहले भी बहुत बार सुन की हूँ और तुम्हें तुम्हारी बातों का जवाब भी दे चुकी हूँ। प्लीज एक आखिरी बार, सिर्फ 10 मिनट के लिए, मनन ने दोबारा रिक्वेस्ट करते हुए कहा तो जानवी ने दोबारा मना कर दिया और बोली, प्लीज आज के बाद मुझे फोन मत करना। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। वहीं फिर से उसका इनकार सुनकर मनन का चेहरा गुस्से से भर गया और उसने अपना फोन नीचे पटक दिया और बोला, हर बार सिर्फ ना ही सुनने को मिली है तुमसे। इतनी कोशिश कर ली तुम्हें फंसाने की, दिन रात तुम्हारे पीछे घूमता रहा पर तुम हो कि मानती ही नहीं। लड़कियों को बड़ी गाड़ी, पैसा, अयार्शी सिर्फ यही चाहिए होता है, लेकिन तुम सबसे अलग हो। जब जब तुम मुझे मना करती हो मेरा मन करता है कि तुम्हें उठाकर ले आओ और सीधा अपने बेड पर पटक दूं। लेकिन अब और नहीं, अब तो मैं तुम्हें। वहीं दूसरी तरफ मिसेज अग्निहोत्री के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, क्योंकि उन्हें कोई भी लोन देने के लिए तैयार नहीं था। वो पहले ही बैंक करप्ट हो चुकी थी, इसलिए अब कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। वो अपने बिजनेस रिलेटेड कई लोगों से मीटिंग कर चुकी थी, लेकिन हर बार उन्हें जवाब में ना ही सुनने को मिल रही थी। देवांश ने उनके पीछे अपने 2 आदमी लगा रखे थे जो उसे उसके पल पल की खबर दे रहे थे। देवांश को ऑफिस आने के बाद पता चला कि मिसेज अग्निहोत्री कल उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर भी गई थी, जिसे सुनकर देवांश को थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि घर पर किसी ने भी उसे इस बारे में नहीं बताया था। उसने अपने आदमियों को और सतर्क रहने का बोलकर फोन काट दिया और ऑफिस के काम में लग गया। शाम को भी जब देवांश घर पहुंचा तो जानवी डिनर की तैयारियां करने में लगी हुई थी। देवांश दृष्टि की तरफ देखकर कॉफी का बोलकर अपने रूम में चला गया, लेकिन आज दृष्टि उसके लिए कॉफी नहीं लेकर गई बल्कि एक नौकर के हाथ भिजवा दी। देवांश फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आया तो नौकर के हाथ काफी देखकर उसे अच्छा नहीं लगा। उसने वो कॉफी वैसे ही वापस भेज दी। थोड़ी देर बाद जानवी फिर से कॉफी लेकर आई और देवांश के टेबल पर रख दी। वो बिना कुछ कहे ही रूम से वापस चली गई। देवांश ने कॉफी का कप उठा लिया और फिर से लैपटॉप पर काम करना शुरू कर दिया। तभी बेड पर पड़ा जानवी का फोन एक बार फिर से बजने लगा। पहले तो देवांश ने उसे इग्नोर किया, लेकिन जब फोन 2-3 बार बजा वो देखने के लिए उठा तो मनन का फोन देखकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने फोन काट दिया और नंबर ब्लॉक करने लगा तो उसकी नज़र रिसेंट कॉल पर चली गई। दोपहर को भी मनन से बात हुई, देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसने उसका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाला और फोन वापस रखकर अपनी जगह पर आकर बैठ गया। अपनी जगह पर आकर उसने अपने आदमी को फोन लगाया और मनन पर भी नज़र रखने के लिए कहा। वो जानता था कि जानवी के दिल में मनन के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन वो मनन के इरादों से भी अच्छी तरह वाकिफ था। एक नौकर उसे डिनर के लिए बुलाने आया तो वो नीचे हाल में आ गया। जानवी अब भी उससे नजरें नहीं मिला रही थी। देवांश अगर उसे कुछ कहता तो वो जवाब सुजाता जी की तरफ देखकर दे देती, तो देवांश भी उसे इग्नोर करने लगा।
खाना खाकर दोनों वापस रूम में आ गए। रूम में आकर देवांश सोफे पर बैठकर फिर से काम करने लगा तो जाह्नवी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब कहाँ जाकर सोए। वही देवांश उसे देखकर मन में सोच रहा था कि अब तो इसे मुझसे बोलना ही होगा। जाह्नवी कुछ पल उसे देखती रही, लेकिन जब देवांश ने उसकी तरफ नजरें नहीं उठाई तो वो चुपचाप अपना तकिया और ब्लैंकेट लेकर बालकनी की ओर बढ़ गई। उसे बालकनी की तरफ जाते देखकर देवांश की तैयारियां चढ़ गई। रूम में आकर देवांश सोफे पर बैठकर फिर से काम करने लगा तो जाह्नवी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब कहाँ जाकर सोए। वही देवांश उसे देखकर मन में सोच रहा था कि अब तो इसे मुझसे बोलना ही होगा। जाह्नवी कुछ पल उसे देखती रही, लेकिन जब देवांश ने उसकी तरफ नजरें नहीं उठाई तो वो चुपचाप अपना तकिया और ब्लैंकेट लेकर बालकनी की ओर बढ़ गई। उसे बालकनी की तरफ जाते देखकर देवांश की तैयारियां चढ़ गई। देवांश कुछ देर सोफे पर बैठा जाह्नवी को देखता रहा। जाह्नवी ने बालकनी में अपना बिस्तर लगाया और चुपचाप लेट गई, जिसे देखकर देवांश की भौहें सिकुड़ गई। देवांश अपनी जगह से उठा और बालकनी में जाकर जाह्नवी को देखते हुए बोला, तुम्हें शौक होगा मच्छरों का डिनर बनने का, लेकिन मुझे नहीं है। चुपचाप यहाँ से उठो और अपनी जगह पर जाकर सो जाओ। जाह्नवी की आंखें बंद थी। देवांश की आवाज से उसने अपनी आंखें खोली और एक नज़र देवांश पर डालकर वापस से अपनी नजरें फेर ली। तुम्हें सुनाई नहीं देत या बहरी हो गई हो? मैंने कहा चुपचाप अंदर रूम में चलो। इस बार जाह्नवी ने उसकी तरफ भी नहीं देखा। उसे खुद को इस तरह इग्नोर करते देख देवांश उसकी तरफ झुका और एक झटके में उसे अपनी गोद में उठा लिया। ऐसे अचानक उठाने से दुष्टी की बाहें उसके गले के इर्द गिर्द कस गई। देवांश उसके चेहरे की तरफ ही देख रखा रहा था। उसी वक्त दुष्टी ने भी अपनी नजरें उठाई तो दोनों की नजरें आपस में उलझ गई। दोनों ने एक शब्द भी नहीं कहा, बस खामोश नजरों से एक दूसरे को देखते रहे। देवांश ने जाह्नवी को अंदर लाकर सोफे पर लिटा दिया और खुद बेड की तरफ मुड़ गया। जाह्नवी सोफे पर से उठने को हुई तभी देवांश की आवाज उसके कानों में पड़ी, अगर दोबारा वहां सोने की कोशिश की तो इस बार सिर्फ यहाँ लाऊंगा नहीं, बल्कि यहाँ लाकर बांध दूंगा। और तुम जानती हो जो मैं कहता हूँ वो मैं करता भी हूँ। जाह्नवी चुपचाप उसे एकटक देखती रही। आज पहली बार जाह्नवी की खामोशी देवांश को खल रही थी। जाह्नवी ने उसे देखते हुए मन ही मन कहा, करीब भी नहीं आते और दूरियां भी मंजूर नहीं। बोलूं तो सुनते भी नहीं और खामोशियां भी मंजूर नहीं। उसे चुपचाप देख देवांश को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं सकता था, इसीलिए चुपचाप अपनी जगह पर लेट गया। थोड़ी ही देर में दोनों को नींद आ गई। अगली सुबह जाह्नवी की जब आंख खुली तो देवांश सो रहा था। वो चुपचाप से उसकी करीब गई और उसे निहारने लगी। वो देख रही थी कि कैसे देवांश उससे दूर रहकर भी उसे करीबी का एहसास करवा जाता है। उसके सामने बेफिक्री का ढूंढकर फिक्र भी जता है। देवांश ने कभी अपनी तरफ से कुछ कहा नहीं था, लेकिन जाह्नवी महसूस कर सकती थी उसकी धड़कनों को जो उसके करीब आकर अपनी गति से तेज हो जाती थी। उसकी बेरुखी में छिपे प्रेम को वो महसूस कर सकती थी। देवांश के जागते हुए तो ये मौका उसे कभी मिलता ही नहीं था कि उसे ढंग से नजर भर देख भी सके। वो इस बात से बिल्कुल अनजान की थी देवांश सो नहीं रहा, बल्कि कब से खुद पर उसकी नजरें महसूस कर रहा है। उसने एकदम से अपनी आंखें खोल दी तो जाह्नवी जल्दी से उसकी तरफ से घूम गई, जिससे उसका पैर बेड से लड़खड़ा गया और वो पीठ के बल ही देवांश के ऊपर गिर गई। जाह्नवी की कमर उसके सीने जा लगी। देवांश बेड पर शर्टलेस सोया हुआ था। देवांश ने जाह्नवी को बचाने के लिए अपनी बाहें ऊपर की फैला दी, जो जाह्नवी के गिरने की वजह से उसकी कोरी कमर के इर्द गिर्द कस गई और जाह्नवी के हाथ उसके हाथों पर चले गए। एक दूसरे के इतना करीब आकर उनकी धड़कनें बेतहाशा दौड़ने लगी। जब जब भी वो दोनों एक दूसरे के करीब आते, एक सुकून उन दोनों की रूह में उतर जाता। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए चाहत थी, पर दोनों में से कोई भी उस चाहत तो बयां नहीं करना चाहता था। देवांश गर्दन की तरफ से थोड़ा ऊपर उठा हुआ था और जाह्नवी का चेहरा भी देवांश की तरफ मुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से दोनों की नजरें आपस में उलझी हुई थी। जब जाह्नवी उसकी नजरों का ताप सहन ना कर सकी तो उसने अपनी पलकें झुका दी। जरूरत नहीं होती लफ्जों की, जब मोहब्बत खामोशियों से बयां हो जाए। देवांश की नजरें उसके चेहरे से फिसलकर गर्दन पर चली गई। उसे अपने इतना करीब देखकर उसके होंठ सूख चुके थे। उसने आगे बढ़कर उसके गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। उसके होठों के स्पर्श से जाह्नवी एकदम चहक उठी। देवांश के हाथों पर उसके हाथों की पकड़ और ज्यादा कस गई और जाह्नवी के नाखून देवांश के हाथों पर चुभ गए।
जानवी का फोन बजा तो दोनों का ध्यान एक दूसरे से हटा। जानवी एक झटके से देवांश के ऊपर से खड़ी हो गई और सीधा वॉशरूम में चली गई। उसने अपने फोन पर भी ध्यान नहीं दिया। वॉशरूम में जाकर उसने अपनी बढ़ती सांसों को काबू किया। शर्म से चेहरे का रंग पूरी तरह से लाल हो गया था। उसके जाने के बाद देवांश भी अपनी जगह से उठा और सीधा जिम वाले एरिया में चला गया। उसने अपना सारा गुस्सा पंचिंग बैग पर निकालना शुरू कर दिया। फिर एकदम से पंचिंग बैग रोककर बोला, अब मुझे फैसला लेना ही होगा। जब नज़दीकियां हमारे रिश्ते का वजूद ही नहीं तो इन्हें रोकना ही होगा। उसने मन ही मन एक फैसला लिया और अपने मैनेजर को फ़ोन लगा दिया और फॉरेन कंट्री से होने वाली सारी डील्स की डिटेल भेजने के लिए कह दिया। फ़ोन काटकर वो वापस से रूम में आ गया। उसने एक नज़र रूम में देखा और वॉशरूम भी चेक किया। जानवी वहाँ नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और कब्ज से कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ चला गया। जानवी नहाकर नीचे हॉल में आ गई। पहले उसने मंदिर में पूजा की और फिर नाश्ते में हेल्प करने के लिए सुजाता जी के पास किचन में चली गई। आज उसके चेहरे का रंग कुछ अलग ही था। पीले रंग के प्लाजो सूट में वो खूब जच रही थी। सुजाता जी ने एक नज़र उसे देखा और चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, बहुत खूबसूरत लग रही हो। जानवी उन्हें शुक्रिया कहा और अपने काम में लग गई। तभी उनका ध्यान उसके खाली गले पर गया तो उन्होंने हैरान होते हुए पूछा कि तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ गया? जानवी को याद आया कि नहाते टाइम उसने मंगलसूत्र वॉशरूम में उतार दिया था। सुजाता जी को बाद में पहनने का बोलकर वो फिर से काम में लग गई। सुजाता जी ने उसे कहा कि ऐसे बिना मंगलसूत्र रहना अच्छी बात नहीं, तो उसने उनका मान रखने के लिए कहा कि वो अभी जाकर पहन के आती है।